अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पढ़ रहे थे क्रिटिकल केयर नर्सिंग का। ये चैप्टर हमारा रह गया था लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रिशन इन क्रिटिकल केयर। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा ये फर्स्ट जो यूनिट है ना, कंटेंट के अकॉर्डिंग ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इंटेरल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया था और डिटेल में मैंने आपको सारा करवा दिया था इंटेरल न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होती है, इसको हम यहाँ से डिफाइन करें तो इट इज इंडिकेटेड व्हेन ओरल और इंटेरल न्यूट्रिशन इज नॉट पॉसिबल और व्हेन absorption or function of the gastrointestinal tract is not sufficient to meet the nutritional needs of the patient। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि जो इंटेरल न्यूट्रिशन थी उसमें हमारा जो इंटेरिक ट्रैक्ट है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है इसमें उस पेशेंट का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो मैल फंक्शन होता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, तो हम इसमें क्या करते हैं, उसको ये वाला रूट यूज करते हैं, पेरेंट्रल रूट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट रूट्स होते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो इसकी अब यहाँ पे दो टाइप्स बताई हुई हैं। पहली हमारे पास क्या है, पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। ठीक है, और दूसरी क्या है, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है उसको पेशेंट को उसके ब्लड में न्यूट्रिशन जो है वो इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इंट्राविनसली जो है उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं। इसमें कोई हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, इंटेरिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है कि पेशेंट जो है उसका वो काम नहीं कर रहा होता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता फूड को। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं इसमें, इसका अल्टरनेट यूज करते हैं पेरेंट्रल रूट। ठीक है, तो अब हम देखें इसमें क्या डिफरेंस है पेरिफेरल में और टोटल में। तो पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो पीपीएन, इसका दूसरा इसका जो एब्रीविएशन है ना उसको हम कहते हैं पीपीएन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है, ये जो फॉर्मूला है वो हम देते हैं किसके थ्रू, स्मॉल पेरिफेरल वेन्स के थ्रू। ठीक है, उनके थ्रू हम इन्फ्यूज करते हैं फॉर्मूला को, न्यूट्रिशन को। और ये हम कब यूज करते हैं, जब हमने शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी हो पेशेंट को। ठीक है, तब हम यूज करते हैं पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन वाला रूट। ठीक है, अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है जो पेरिफेरल वेन्स होती हैं वो स्मॉल होती है, इनका डायमीटर स्मॉल होता है। तो जब उसको इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं फार्मूला या न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे रिस्क होता है फ्लीबाइटिस का। ठीक है, मतलब कि जो वेन्स है वो इन्फ्लेम कर सकती हैं। उसके अलावा इसका एक और लिमिटेशन है कि इसमें जो फार्मूला की कंसेंट्रेशन है ना वो लिमिटेड होती है। ठीक है, 900 से अबव जो है वो आप एक्सीड नहीं कर सकते उसकी जो कंसेंट्रेशन है। ठीक है, तो इसकी एक तो कॉम्प्लिकेशन है और एक इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड टाइप है पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की, वो है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। अब आपने कॉमनली जो है वो सुना होगा इसका हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर टीपीएन इसको हम कहते हैं। ठीक है, टीपीएन जिसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशन देते हैं, उसको जो फार्मूला देते हैं, वो इसको लार्ज सेंट्रल वेन के थ्रू इन्फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब इनमें मेजर डिफरेंस ही वेन का है, इसमें स्मॉल वेन को यूज करते हैं, स्मॉल पेरिफेरल वेन्स को, इसमें हम सेंट्रल लार्ज वेन को यूज करके न्यूट्रिशन जो है वो इन्फ्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो टीपीएन फार्मूला है वो हाईली कंसेंट्रेटेड होता है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या कॉम्पोजिशन है, क्या इसमें एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो अब ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास सेंट्रल वेन होती है वो लार्ज होती है, उसका डायमीटर लार्ज होता है, तो उसमें जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी ग्रेटर होता है। ठीक है, तो जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उससे जो प्रॉपर जो हम कंसंट्रेशन दे रहे होते हैं न्यूट्रिशन की, वो भी प्रॉपर डाइल्यूट हो जाती है, उसके अंदर वो डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, जो फार्मूला है, जो न्यूट्रिशन है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, उसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है फार्मूला, क्योंकि इसमें जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है इन वेन्स के अंदर, लार्जर वेन्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। अब इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है टीपीएन। उसके बाद हम देखें तो अब इसकी कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि हमारे पास जो टीपीएन होता है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास दोनों टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो भी और मैक्रो भी। ठीक है, मैक्रो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स। ठीक है,
और जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, ये हमारे पास सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर होते हैं, टीपीएन के अंदर, सेंट्रल पेरिफेरल न्यूट्रिशन के अंदर। और ये हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट की बेस पे, ठीक है, उसकी क्लिनिकल कंडीशन की बेस पे हमने उसको कौन सा फार्मूला देना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास एक बैग है टीपीएन बैग, उसके अंदर हमारे पास तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉरी तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, तो उस बैग को हम कहेंगे 3 in 1 बैग। ठीक है, ये आपने याद करना है कि जब हमारे पास 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंबाइन कर दें एक बैग के अंदर, एक टीपीएन बैग के अंदर, उस मिक्सचर को हम कहते हैं 3 in 1। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट की नीड्स होती है कि हमने उनको लिपिड ज्यादा देना होता है, ज्यादा उनको जो है ना फैट्स वगैरह देने होते हैं, तो हम उसको अलग से जो है वो फार्मूला दे सकते हैं जिसमें सिर्फ सॉरी लिपिड्स होते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिक नीड्स की बेस पे। ठीक है, उसके अलावा हम देखें, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हमने देने हैं, अमाइनो एसिड्स कौन से देने हैं, और फैट्स कौन से देने हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें आपको पता है जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेजर एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब इसमें जो हम प्रेफर करते हैं मोस्ट कॉमन और जो प्रेफर्ड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो डेक्सट्रोज है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, डी ग्लूकोज। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी जो है मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो लार्ज क्वांटिटीज है ना वो टॉलरेट कर सकता है पेशेंट। ठीक है, ये वेल टॉलरेटेड होता है लार्ज क्वांटिटीज के अंदर। उसके अलावा अब यहाँ पे इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताई हुई हैं कि अगर हम इसको एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हैं, एक्सेसिव डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन जब हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, मतलब कि जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर उसको राइज कर सकता है, तो फिर हमें चाहिए होती है इंसुलिन, फिर हमने साथ पेशेंट को इंसुलिन भी देनी होती है। ठीक है, ताकि उसका जो ब्लड का लेवल है वो मेंटेन हो जाए, सॉरी जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, एक इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लाइसीमिया, और दूसरा क्या है कि जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है ना डेक्सट्रोज का, तो उसकी एंड प्रोडक्ट क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो उससे क्या होगा, वो रिटेन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेंशन हो जाएगी उसकी, और उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। ठीक है, तो जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है तो पेशेंट की जो वेंटिलेशन है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसकी दो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जब इसको हम एक्सेसिव देते हैं, एक्सेसिव कंसंट्रेशन में देते हैं। एक हाइपरग्लाइसीमिया है और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेंशन की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। ठीक है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद हम देखिए हमारे पास जो सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है लिपिड्स। ठीक है, और लिपिड्स जो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन में हमने क्या यूज करना होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स यूज करने होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब इसमें आपने एक और बात याद करनी है कि जब हमने इसको इन्फ्यूज करना होता है ना, तो इसका हमने रेट भी देखना होता है, प्रॉपर रेट भी हमने देना होता है इसको। ठीक है, और जो हमारी कंसंट्रेशन होती है ना वो भी उसकी कंडीशन की बेस पे हमने सेट करनी होती है। ठीक है, अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है, लाइक 10% उसकी कंसंट्रेशन आ सकती है, उसके बाद 20% है, 30% है, जिसमें हमारे पास जो कैलोरीज है ना वो वेरी कर रही होती हैं उसकी कंसंट्रेशन की बेस पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसकी कंडीशन की बेस पे, पेशेंट की उसकी नीड्स की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि हमने उसको कितनी कंसंट्रेशन देनी है लिपिड्स की। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लिपिड इमल्जन्स होती है ना, जो लिपिड्स फार्मूलाज होते हैं, उनमें ये भी कैपेसिटी होती है कि जब ज्यादा देर तक इसको हम यूज करते हैं तो इसमें ये एक एक्सीलेंट मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का। ठीक है, तो हमने प्रॉपर टाइम में उसको यूज करना होता है, उसको खत्म करना होता है, ताकि वहां पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो ना करें। ठीक है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमने हैंग नहीं करना होता उसको। ठीक है, उससे हमने अवॉइड करना है। ये आपने इसमें यहाँ से कुछ रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो जब हमने उसको इंसर्ट करना है, ये वाला इन्फ्यूज करना होता है लिपिड फार्मूला, तो हमने पेशेंट को साथ साथ मॉनिटर भी करना होता है, ताकि पेशेंट की जो बॉडी के अंदर इसका लेवल जो है वो राइज ना कर जाए। ठीक है, जब पेशेंट की बॉडी के अंदर इसका लेवल राइज करता है ट्राइग्लिसराइड का या फैटी एसिड्स का, तो उससे भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि हमारे पास इंक्रीज रिस्क हो जाता है पेंक्रियाटाइटिस का। ठीक है, उसके अलावा और भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडवर्स रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं लिपिड्स जब उसको हम इन्फ्यूज करते हैं। इसमें फीवर हो सकता है, उसको चिल्स, चेस्ट और बैक टाइटनेस हो सकती है, डिज्निया हो सकता है, टैकीकार्डिया, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग। तो हमने क्या करना है, फौरन उसको जो है इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है, और उसकी जो फिजिशियन है उसको हमने रिपोर्ट करना है फौरन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं लिपिड इन्फ्यूजन के। ठीक है, ये आपने याद करने हैं क्योंकि ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन द एडवर्स रिएक्शंस टू लिपिड इमल्जन्स। ठीक है, उसके बाद हम देखिए हमारे पास जो थर्ड इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है अमाइनो एसिड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन को इन्फ्यूज करे होते हैं, और आपको पता है प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बनी होती है। इसमें हमारे पास जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और इसकी भी हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो हमने उसकी बेस पे देनी होती है, उसकी क्लिनिकल कंडीशन की बेस पे, उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पे। ठीक है,
उसके अलावा हमने अब क्या करना होता है कि जो हमारे पास टाइप है ना, असेंशियल, नॉन एसेंशियल, ब्रांच्ड, ठीक है, चेन, ये इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं अमीनो एसिड की। तो हमने अब ये डिसाइड करना होता है कि हमने किस कंडीशन में कौन सी टाइप उसको देनी है, कौन सी टाइप उसको इन्फ्यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अगर पेशेंट जो है वो बर्न का है, उसको वूंड है, ड्रेनिंग फिस्टूला है, ठीक है, या फिर रीनल फेलियर का पेशेंट है, तो हमने उसकी जो अमाउंट है ना अमाइनो एसिड की, वो हमने एडजस्ट करनी होती है, ठीक है, उस पर हमने फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट जो है वो रीनल डिजीज का है, तो हमने क्या करना है, उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। इस तरह का हमारे पास जो पेशेंट हाइपैटिक फेलियर का है, तो हमने कौन सी देनी है उसको, अमाइनो एसिड ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स जो है वो हमें देखनी होती है, उसकी कंडीशन की बेस पे हमने सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो ये हम आपके पास हो गया इसके तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आगे हम देखें तो हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें क्या आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। अब जो विटामिन हैं वो आपको पता है टीपीएन में क्या क्या कौन कौन से विटामिन होते हैं। इसमें पायरोक्सिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, थायामीन है, फोलिक एसिड है, ठीक है। अब ये भी क्या लिखा हुआ है कि जो पेशेंट की हमने कंसंट्रेशन सिलेक्ट करनी होती है, वो भी रिकमेंडेड उसकी रिक्वायरमेंट की बेस पे हमने सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। और ये भी हमने इसको एक्सेसिव अमाउंट में नहीं देना होता, उसकी जो भी कंडीशन है उसकी बेस पे हमने उसको प्रोवाइड करनी होती है, उसकी डोजेज वगैरह। उसके बाद हमारे पास क्या है, मिनरल्स। अब मिनरल्स भी हमारे पास जो है वो पेशेंट के लिए रिक्वायर होते हैं उसकी हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या क्या है, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है, सिलीनियम और जिंक वगैरह, ये मिनरल्स हमने ऐड करने होते हैं उसके टीपीएन में। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको पता है मेजर रोल होता है पेशेंट की उसकी मेंटेन करने में, उसके फंक्शन की, बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने में। इसमें जो मेजर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, ठीक है, इन सब के अपने अपने रोल्स होते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है ना टीपीएन के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसकी कंडीशन की बेस पे, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट की बेस पे हमने सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब हमने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन, तो आपको पता है कि हमने इसमें जब टीपीएन यूज करते हैं तो वो हम कैथीटर डालते हैं, ठीक है, सेंट्रल विनस कैथीटर को यूज करके हम इसमें न्यूट्रिशन को इन्फ्यूज कर रहे होते हैं। तो अब जो हमारे पास डिवाइस होती है जो हम कैथीटर डालते हैं, उसकी हमने प्रॉपर केयर करनी होती है, ठीक है, उसकी हमने प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होती है, उसको क्लीन करना होता है, ठीक है। इसके प्रॉपर हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए इसकी हमने केयर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको इंसर्ट करना होता है ना, कैथीटर को जब इंसर्ट कर देते हैं, तो हमने इसकी प्लेसमेंट को चेक करना होता है कि आया कि वो उसकी सही जगह पे हमने इंजर्शन किया कि नहीं की। तो हम उसको कंफर्म करते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। इसमें हम एक्सरे करते हैं उसकी प्लेसमेंट को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमने टीपीएन सोल्यूशन वगैरह देना होता है, उसकी कंफर्मेशन करके उसकी प्लेसमेंट की देख के फिर हम जो है उसकी प्रॉपर आगे उसकी सिक्योर करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, गोज वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, फार्मूला वगैरह। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब हम टीपीएन दे रहे होते हैं ना, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, या तो पेशेंट को जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या फिर हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने साथ में क्या करना होता है, पेशेंट को इंसुलिन भी इंसर्ट करनी होती है ताकि उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन क्या थी, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है डेक्सट्रोज की वजह से, तो हमने साथ में उसको इंसुलिन भी देनी होती है ताकि उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वही बात लिखी हुई है कि आपने जैसे उसका लेवल ज्यादा होता है तो हमने टेपर ऑफ कर देना टीपीएन को, ठीक है, ताकि उसका जो लेवल है वो रिज्यूम हो जाए ग्लूकोज का उसकी बॉडी के अंदर। ये प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को हमने सेट करना होता है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इसमें आपने रीड कर लेना है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था जो इंटेरियल न्यूट्रिशन है उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हमने पढ़ी थी डायरिया था और एस्पिरेशन निमोनिया थी, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है इसकी हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो दो हैं, एक हाइपरग्लाइसीमिया है और एक हमारे पास है रीफीडिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये दो मोस्ट कॉमन है, बाकी हम यहाँ से पढ़ते हैं टेबल से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। पहली है हेपेटिक डिसफंक्शन, ठीक है, जो लीवर के फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं इससे। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एट्रोफी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है इसमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो तो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, जब वो फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी एट्रोफी हो जाएगी। उसके बाद मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ ली कि इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, उसके अलावा बाकी और भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीफीडिंग सिंड्रोम, ये अभी हम पढ़ते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारे पास लोकल इन्फेक्शन है, क्योंकि हम इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो कैथीटर है वो इंसर्ट करते हैं वेन के अंदर, ठीक है। तो जब वो कैथीटर इंसर्ट करते हैं उस साइड पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पे रेडनेस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जब जो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड कर सकता है तो सेप्सिस में कन्वर्ट हो सकता है वो, ठीक है, मतलब कि पूरी बॉडी में पूरे ब्लड में वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है। उसके बाद मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, मतलब जो कैथीटर की साइट है वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जनरल कॉम्प्लिकेशंस है पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की। आगे हम देखें तो इसकी हमारे पास जो मोस्ट कॉमन थी दो, एक हमारे पास है हाइपरग्लाइसीमिया और एक हमारे पास है रीफीडिंग सिंड्रोम।
अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि ये हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होता है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो जब हम देते हैं उसको डेक्सट्रोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इंसुलिन जो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में राइज कर जाता है। तो हमने क्या करना होता है, उसके जब उसका ग्लूकोज का लेवल राइज होता है ना, तो उससे भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वो क्या क्या हो सकता है, उसका जो लिम्फोसाइट का फंक्शन है वो इम्पेयर हो सकता है। मतलब कि उसमें जो लिम्फोसाइट का, आपको पता है कि जो है ना वो इम्यूनिटी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी में इसका मेजर रोल होता है। तो उसकी जो इम्यूनिटी का लेवल है वो कम हो जाएगा, तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरह हमने फिर क्या करना होता है, उसको प्रॉपर इंसुलिन जो है वो स्टार्ट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसके टीपीएन का फॉर्मूला है ना, उसके अंदर इंसुलिन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो उसके साथ साथ जो है फार्मूला के साथ जा रही होती है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में हम जो उसको एडमिनिस्टर करते हैं इंसुलिन, ठीक है, उसके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हम देखें हमारे पास सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, रीफीडिंग सिंड्रोम। अब ये कैसे होता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं टीपीएन के अंदर। तो जैसे इसको हम इंसर्ट करते हैं ना, उसको इन्फ्यूज करते हैं फार्मूला, तो यकदम से क्या होता है कि उसके जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या ग्लूकोज है, वॉल्यूम वगैरह, वो यकदम से है ना वो राइज कर जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाते हैं, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम जो इसका है ब्लड वॉल्यूम वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एकदम से जो है ना इसमें डिफरेंट सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास है ना बॉडी के सेल्स जो होते हैं, उन सेल्स के अंदर ज्यादा जो इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, रैपिड शिफ्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो शिफ्ट होते हैं, ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि इसमें जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज्यादा होता है, ठीक है। जब वो ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज, ठीक है। जब इंसुलिन रिलीज होती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे हमारे पास फास्फोरस है, ठीक है, बाकी इसमें पोटाशियम वगैरह, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना उनका अपटेक सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर अपटेक जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो मतलब कि जो ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स थे ना वो सारे कहाँ चले गए हैं, सेल के अंदर चले गए हैं। तो ब्लड में जो लेवल इनका है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है हाइपोफॉस्फोटीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसके अलावा इसमें जो है हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो हमने क्या करना होता है, ये सब का लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने इन सबको रिप्लेसमेंट करनी होती है, इनकी इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने रिप्लेस करना होता है, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वेर हाइपोफॉस्फोटीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो फास्फोरस है उसका मेजर रोल होता है हमारे न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो जब फास्फोरस कम होगा, हाइपोफॉस्फोटीमिया होगा, तो उससे न्यूरोमस्कुलर, रेस्पिरेटरी और कार्डियो डिसफंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो पोटाशियम का लेवल है वो भी ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, तो हाइपोकलीमिया हो जाएगा, ठीक है। जो हाइपोकलीमिया होता है आपको पता है उसका भी मेजर रोल होता है कार्डियो फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो डिसरिथमियास डेवलप हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास हाइपोमैग्नीशिमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है, बोन्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो हमने क्या करना होता है, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिफोर टीपीएन इनिशिएशन। तो हमने उसको रिप्लेस करना होता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। जब हम रिप्लेस करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, तो हमने साथ साथ उसकी डेली मॉनिटरिंग करनी होती है कि उसका लेवल जो है वो मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। तो इसकी हमारे पास दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक हाइपरग्लाइसीमिया है और एक रीफीडिंग सिंड्रोम है। रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है, रैपिड शिफ्ट हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, ग्लूकोज की, ब्लड वॉल्यूम की सेल के अंदर, ठीक है। सेलुलर अपटेक ज्यादा हो जाता है। तो जब सेलुलर अपटेक ज्यादा होता है, जो ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमने इन सबको रिप्लेस करना होता है और डेली मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा पोर्शन था इसका इलेक्ट्रोलाइट्स का। आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन है फ्लूइड के बारे में, ठीक है, कि हमने फ्लूइड को कैसे मेंटेन करना है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के फ्लूइड्स हमने यूज करने होते हैं, ये सारा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट का जो हमने वेट चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका इनटेक और आउटपुट चेक करना होता है, ठीक है। इसकी बेस भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है फ्लूइड की। अब वेट जो है वो आपको पता है हम एक तो करते हैं एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, और एक उसका डेली मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो हमने कंपैरिजन करना होता है कि इसका एडमिशन के टाइम पे क्या वेट था जो हमने हिस्ट्री ली होती है, और दूसरा जो हमने एक दो वीक्स के बाद किया है तो उसमें क्या चेंजिंग आई है या क्या इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, वो हमने देखना होता है। उसकी बेस पे भी हम जो है ना फ्लूइड को सिलेक्ट करते हैं कि हमने इस पेशेंट को कितना फ्लूइड हमने देना है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स होते हैं ना उसमें फ्लूइड लॉस ही होता है, इनसेसिबल फ्लूइड लॉस हो रहा होता है उसकी स्वेटिंग से। अगर उसको फीवर है तो वहां से फ्लूइड लॉस होता है, वुंड्स के थ्रू होता है, और वेंटिलेशन के थ्रू भी फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। तो हमने उस सबको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो जब वेट उसका जो फ्लूइड लॉस होता है तो उससे वेट पे भी अफेक्ट आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनटेक एंड आउटपुट के भी हमने, नर्स का काम होता है कि उसके उसने मॉनिटरिंग करनी होती है। जो पेशेंट्स होते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उसकी उसने 1 to 2 आवर्स जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। उसका चेक करना होता है, रीनल फंक्शन को चेक करना होता है कि वो सही उसके किडनीज वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, क्या आउटपुट आ रही है, क्या इनटेक क्या उसका इनटेक था और उसकी कितनी आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो ये भी उसने मेंटेन करना होता है।
उसके बाद आप देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है और यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो सकता है। ठीक है, इसमें अब देखते हैं क्या डिफरेंस है, ये भी आपने पढ़ा होगा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए ना, उसको हम कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, मतलब कि इसमें जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट टुगेदर। ठीक है, अब इसमें इसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले क्या है, फीवर। जब फीवर होता है तो उससे क्या होता है, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, जब ब्रीदिंग का रेट ज्यादा होता है तब भी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लाइक वोमिटिंग है, डायरिया वगैरह हुआ है, उसको कोई फिस्टूला है, सक्शनिंग हमने की है, तब उसका फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। उसके बाद थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग में क्या होता है कि जो फ्लूइड है ना वो कैविटीज में चला जाता है। ठीक है, जो भी स्पेसिस है ना हमारी बॉडी के अंदर, लाइक प्लूरल स्पेस है, पेरिटोनियल स्पेस है, ठीक है, वहां पे चला जाएगा फ्लूइड। थर्ड स्पेसिंग हो जाती है, उससे भी बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, बर्न्स। बर्न्स में भी क्या होता है, इवेपोरेटिव लॉसेस हो रहे होते हैं, उससे भी जो फ्लूइड है वो लॉस होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रीनल लॉसेस। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास रीनल फेलियर का पेशेंट होता है ना, उसमें एक फेज आती है डायूरेटिक फेज। ठीक है, डायूरेटिक फेज में क्या होता है कि डायूरेसिस होती है, मतलब कि एक्सेसिव जो है यूरिन प्रोडक्शन होती है, तो यूरिन के थ्रू जो है उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है, उसका फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट कॉजेज हैं इसकी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमने क्या करना होता है, इसको हमने रिप्लेस करना होता है, ताकि इसको प्रॉपर डेफिशिएंसी आगे ना हो, हमने उसको जो है ना रिप्लेस करके उसको मेंटेन करना होता है उसके फ्लूइड को। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स दी हुई हैं फ्लूइड्स की, दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास मेंटेनेंस फ्लूइड्स और एक होते हैं रिप्लेसमेंट फ्लूइड। ठीक है, अब मेंटेनेंस फ्लूइड क्या होते हैं कि जो एक पर्सन जो है नॉर्मल, ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ अपना स्पेंड कर रहा होता है, उसमें उसकी फीसिस के थ्रू, उसकी रेस्पिरेशन के थ्रू, उसकी स्वेटिंग के थ्रू जो फ्लूइड लॉस हो रहा होता है ना, उसको हमने रिप्लेस करना होता है। उसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है ना फ्लूइड की, जैसे कि अब एक एवरेज जो हेल्दी पेशेंट है, हेल्दी पर्सन सॉरी है, ठीक है, उसको हमें उसको चाहिए होता है 2.5 लीटर पर डे। ठीक है, ये उसका है फ्लूइड की वैल्यू लिखी हुई है। तो हमने अब ये इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड। ठीक है, जो कि रिप्लेस कर रहा होता है जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है थ्रू द फीसिस, रेस्पिरेशन, स्वेटिंग एंड यूरिन। ठीक है, इन सबको ये रिप्लेस करता है 2.5 लीटर पर डे। ये एक पर्सन को इनटेक करना चाहिए फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, दूसरी टाइप रिप्लेसमेंट फ्लूइड, मतलब कि एक पर्सन का फ्लूइड लॉस हो गया, उसको हमें रिप्लेस करना है। जैसे कि उसकी सर्जरी हुई है या उसको कोई ट्रोमा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका जो ब्लड है वो लॉस हो गया ना, तो हमने अब इसको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है उसको, फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के होते हैं फ्लूइड्स, एक होते हैं क्रिस्टलोइड सोल्यूशन और एक होते हैं कोलोइड्स। ठीक है, अब जो क्रिस्टलोइड्स है ना उसके आगे फर्दर तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक होते हैं आइसोटोनिक और एक होते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है इसकी ओस्मोलैरिटी का। ठीक है, ये वैल्यू आपने याद करनी है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ जाती हैं कि जो हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं उसकी कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है, लेस देन 250 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और जो आइसोटोनिक होते हैं उसकी क्या होती है, और जो हाइपरटोनिक है उनकी क्या ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक है, तो हमने उसकी कंडीशन की बेस पे सिलेक्ट करना होता है कि हमने इसको कौन सा फ्लूइड देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे हम टेबल पढ़ते हैं आगे, उसमें बताया हुआ क्या क्या टाइप्स के फ्लूइड होते हैं और क्या उनकी कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है वो है कोलोइड्स। कोलोइड्स जो है वो हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो एग्जांपल हम देखें तो इसमें एल्ब्यूमिन आ जाता है, स्टार्च, ठीक है, डेक्सट्रीन, हेटा स्टार्च। ठीक है, अब ये इसमें क्या क्वालिटी होती है कि ये हमारी जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है ना उसको ये क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, डू नॉट क्रॉस था, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और ये क्रॉस नहीं कर पाते। और इनकी हमारे पास एग्जांपल क्या है, स्टार्चेस, डेक्स्ट्रॉन और प्रोटीन एल्ब्यूमिन वगैरह। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास थे फ्लूइड की टाइप्स। आगे हम देखते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, अच्छा, ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स सोल्यूशन के टाइप्स है ना वो कौन कौन सी हैं। ये आपने देखी होगी, इसमें हॉस्पिटल वाली साइड पे 5% डेक्स्ट्रोज। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल सलाइन, उसके बाद हमारे पास 0.45% नॉर्मल सलाइन। ठीक है, ये जैसा आपने रीड करना है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और ये हम कब कब यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज आ जाता है कि जो हमारे पास नॉर्मल लाइन है उसमें कितना सोडियम है, कितना क्लोराइड है। ठीक है, और ये हम कब यूज करते हैं, किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये पूरा टेबल आपने जस्ट रीड करना है, इसमें कोई इतना मुश्किल लिखा नहीं हुआ। ठीक है, रीडिंग करनी है आपने। उसके बाद हम देखते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, अब ये कब होता है, जब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं ना, जो इंक्रीज उनका लेवल हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, इसकी भी हम देखते हैं क्या क्या इसकी हमें उसको कैसे ट्रीट करना होता है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, या तो हम इसको देंगे डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स क्या करते हैं बॉडी से
एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन करते हैं, तो जब यूरिन ज्यादा होगा तो फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्या करना होता है उसके अंदर उसकी जो डाइट है ना उसमें हमने सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। जब सोडियम कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो कम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो वाटर कम रिटेन होगा, उससे भी इसका जो ओवरलोड है वो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी दो मैनेजमेंट है, इसकी डायूरेटिक्स है और दूसरी क्या है, सोडियम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये इसकी मैनेजमेंट है। और कोजिस में आपको पता है कि जब एक पेशेंट है उसका किडनी उसकी किडनी फेल हो गई है, ठीक है। किडनी क्या करती है, बॉडी से यूरिन प्रोड्यूस करती है ना, तो मतलब जब यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी में जो वाटर है उसका लेवल राइज कर जाएगा ना, फ्लूइड का लेवल राइज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसकी हमारे पास कुछ ऐसी कॉजेज हैं जिस वजह से जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बॉडी में एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कॉज कर रही होती हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट हैं। इस तरह हमारे पास ये कुछ मेडिकेशंस हैं, ठीक है। ये आपने कोशिश कर लेनी है। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, अब हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या था कि इसमें हमने देखे थे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब ये कम हो या जब ये ज्यादा हो तो कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप होती हैं और इनकी कॉजेज क्या क्या होती हैं। अच्छा, ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, हाइपोकलीमिया, हाइपरकलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, या फिर हाइपोकल्सीमिया और हाइपरकल्सीमिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपने जस्ट इनकी जो हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, ठीक है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है यहाँ पे सोडियम के बारे में, ठीक है। अगर सोडियम का लेवल कम होगा बॉडी में, जो इसका नॉर्मल रेंज है उससे कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है। और ये कब कब हो सकता है, ये आपने कॉजेज जो है ये सारी रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, सॉरी, हाइपोनेट्रीमिया कब हो सकता है, इसलिए आपने कंडीशन रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम का बताया हुआ है। पोटाशियम में भी दो कंडीशन है, हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया, ठीक है। ये भी आपने रीड करनी है सारी, क्योंकि ये आपने सारी पढ़ी हुई है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैल्शियम के बारे में, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आते हैं कि जो हमारे पास हाइपोकलीमिया है ना, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो हाइपोकलीमिया और हाइपोकलीमिया होता है ना, तो उसमें आपका जो कार्डियक के फंक्शन है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, मतलब कि आपकी जो ईसीजी है ना उसमें मेजर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी की बुक से कि जो ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या उसमें जो टी वेव है या यू वेव है वो क्या क्या चेंज होती है, किसमें इन्वर्ट होती है, किसमें जो है वो प्रोलॉन्ग होता है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपने ये ईसीजी के बारे में सारा वहां से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से मोस्टली एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ईसीजी के जो ज्यादा वैल्यूज है वो किस में चेंज होती है, हाइपोक्लीमिया में या हाइपरक्लीमिया में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मैग्नीशियम के बारे में, हाइपोमैग्नीशियमिया कब होता है और हाइपरमैग्नीशियमिया कब होता है, ठीक है। ये सारा आपने टेबल रीड करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, सोडियम जो है ना इसमें अब ज्यादा एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इस दो पेजेस पे ज्यादा एमसीक्यूज हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम जो है हमारे पास क्या है, कैटाइन है, मतलब इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये होता है सेल के बाहर, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लो सोडियम है तो उससे क्या होगा, हाई सोडियम है तो क्या होगा, ये मैंने आपको टेबल बता दिया। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम का देखें तो ये हमारे पास क्या है, कैटाइन है, इसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे पास है इंट्रासेलुलर कैटाइन, मतलब सेल के अंदर ये होता है, ठीक है। ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर होती है, ये आपने इसके एमसीक्यूज मार्क कर लेने हैं। उसके बाद इसका फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, इसका मेजर फंक्शन है न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग होती है इसकी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा कार्डियक पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, उसमें भी इसका मेजर रोल होता है, ठीक है। और अगर इसका लेवल कम या ज्यादा होता है या डिस्टर्ब होता है तो उससे जो हमारे कार्डियक की रिदम है वो अल्टर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है कि बोन्स के अंदर ज्यादा इसकी परसेंटेज होती है। उसके अलावा इसका जो मेजर फंक्शन है वो न्यूरोमस्कुलर इम्पल्सिस में भी इसका रोल होता है, ठीक है। अब इसमें हाइपोकल्सीमिया हाइपरकल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है, जब इसका लेवल जो है वो अल्टर करता है। उसके बाद मैग्नीशियम है। जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके फंक्शन क्या है कि ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है डिफरेंट हमारे जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसका जो मेजर रोल है वो न्यूरो ट्रांसमिशन के अंदर भी होता है, कार्डियक फंक्शन के अंदर भी इसका रोल होता है। उसके बाद फास्फोरस का देखें तो हमारे पास ये भी इंट्रासेलुलर कैटायन है, एनायन है, सॉरी, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने पढ़ा होगा, PO4 नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मेजर रोल है वो एटीपी का ये कंपोनेंट होता है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट का जो मेजर रोल होता है एटीपी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जस्ट आपने यहाँ से एमसीक्यू याद करने हैं कि ये हमारे पास कैटायन है या एनायन एनायन है, ये इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है।
उसके बाद अब यहाँ पर टेबल आपने क्या करनी है कि जब हमने ये एडमिनिस्टर करे होते हैं ना, जैसे कैल्शियम दे रहे होते हैं पेशेंट को या पोटाशियम दे रहे होते हैं, तो हमने किन चीज़ों को माइंड में रखना है, क्या क्या कंसीडर करना होता है, ठीक है। उसकी डाइल्यूशन हमने कैसे करनी है, उसकी हमने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, उसको हमने कैसे एडमिनिस्टर करना है। तो ये आपने रीड करना है। जैसे हमारे पास, मैं आपको एक बता देती हूँ, पोटाशियम हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। आईवी पोटाशियम दे रहे हैं पेशेंट को, तो हमने उसकी डाइल्यूशन कैसे करनी है। सबसे पहले हमने उसको कभी भी आईवी में अनडिल्यूटेड फॉर्म में नहीं देना, मतलब कि हमने हमेशा उसको डाइल्यूट करके देना होता है, उसको कभी हमने कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं देना होता, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी उसकी अनडाइल्यूटेड फॉर्म है वो हमने दूर रखनी होती है पेशेंट की साइड से, ठीक है, उसकी एरिया से। उसके बाद हमने जो डाइल्यूशन है वो प्रॉपर करनी होती है उसकी कंडीशन की बेस पे, ठीक है। और साथ में हमने उसका जो लेवल है वो भी हमने उसकी कंडीशन की बेस पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जो उसकी कंसेंट्रेशन है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि अब ये जो पोटाशियम का इंजेक्शन है ना वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, तो हमने इसका स्मॉल वॉल्यूम देना होता है, स्लो स्लो इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको देने से पहले थोड़ा सा लिडोकेन जो है वो इंजर्ट करनी होती है ताकि जो पेन है वो कम हो जाए, ठीक है, लिडोकेन से। उसके बाद हमने इसको लार्जर वेन में, सेंट्रल वेन में एडमिनिस्टर करना होता है, ठीक है। इसका हमने प्रॉपर जो रेट है वो सेट करना होता है, ठीक है। और हमने इसको इन्फ्यूजन पंप के थ्रू इंसर्ट करना है, मतलब कि स्लो स्लो देना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है कि जो उसका बॉडी के जो भी फंक्शन है ना, जैसे कि उसकी आउटपुट है, उसका जो क्रिएटिनिन लेवल है, उसका यूरिया नाइट्रोजन लेवल है, वो भी हमने चेक करना होता है साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा हमने इसकी प्रॉपर जो कार्डियक रिदम है वो भी मेंटेन करने के लिए हमने उसकी ईसीजी साथ साथ करते रहना है, साथ साथ हमने उसका जो कार्डियक फंक्शन है वो भी मॉनिटर करने हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या करना है, साथ में उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी करनी है प्रॉपर, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रॉपर करनी है, ठीक है। उसको स्लो स्लो लगाना है, उसको प्रॉपर हमने इन्फ्लुएंस पंप के थ्रू इंसर्ट करना है, उसकी प्रॉपर डाइल्यूशन करनी होती है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे पास क्या है अब, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है वो भी हमने स्लो देना होता है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। उसके बाद अब ये भी इरिटेटिंग होता है, तो हमने इसको भी स्लो स्लो देना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है। उसके बाद जब हमने इसको देना है तो स्लो आईवी पुश में देना है थ्रू सेंट्रल लार्ज वेन, ठीक है। और हमने स्लोली इसको इंसर्ट करना है ओवर 1 to 2 आवर्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आगे जो है वो लिखा हुआ है मैग्नीशियम के बारे में। इसको भी हमने ऐसे देना होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस की भी हमने डाइल्यूशन करनी होती है प्रॉपर, उसको हमने एडमिनिस्टर करना होता है विद फुल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास थे इसकी कुछ टेबल्स, ये आपने रीड करने हैं। जस्ट इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, और बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट था ना मैंने आपको वो बता दिया कि जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसकी टाइप्स आई हुई हैं पेपर में यूएचएस में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे टाइप्स आती हैं फ्लूइड की, ये आपने करना है इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ फ्लूइड कौन से हैं, मोस्टली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि फ्लूइड की जो टाइप्स है ना, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ये आपने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो जो बॉक्स में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी आपने अच्छे से करनी है। तो ये चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया है पूरा, न्यूट्रिशन वाला। ये चैप्टर पूरा ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो लास्ट वाला हमने पढ़ा, ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, यहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर पूरा आपने रीड करना है अच्छे से। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ये टेबल मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये सारा आपने पहले पढ़ा हुआ था पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, और एएचएन के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी आपने रीड करना, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला यूनिट। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1 क्रिटिकल केयर नर्सिंग का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका यूनिट 2 टूल्स ऑफ क्रिटिकल केयर, ठीक है। अब ये हमारे पास आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ रहे हैं, तो ये हम स्टार्ट करेंगे, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।